कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर है जो बच्चे मानते हैं। जैसे ये चौथा चैप्टर इससे थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में डिटेल, मतलब एटम के बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। तो आज का लेक्चर हम इतनी आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा चैप्टर कि आपको ये दोबारा कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो एटम्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहां से रियल केमिस्ट्री शुरू हुई है तुम्हारी एटम्स वाली, ठीक है। तो एटम्स मतलब तुमने बायोलॉजी में तो पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, मतलब स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है ना। इतना तो पढ़ा है ना। लाइफ के लिए सबसे छोटी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सेल। लेकिन एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि इसका मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट का मतलब कि किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज को, ये बोर्ड को ले लो, मेरे हाथ को ले लो, या किसी भी लकड़ी को ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। उस चीज का सबसे जो छोटे एलिमेंट आएगा ना वो होएगा एटम। सर कैसे? देखो, अगर तुमने एक चीज ली, लकड़ी ली, तुमने बोला लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, फिर लकड़ी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, फिर लकड़ी को 8 हिस्सों में तोड़ दिया। तुम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट मास आएगा जिसको तुम और नहीं तोड़ सकते। तो उस पॉइंट को, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एटम। बस एटम के बारे में समझ आ गया। एटम के बारे में ज्यादा कुछ ये नहीं था कि, बस यही था कि पहले के लोग इन्हें पदार्थ बुलाते थे, फिर बाहर के लोगों ने इनमें रिसर्च करी तो उन्होंने बोला कि इन्हें एटम्स कहते हैं। उनके बारे में चीजें दी। ये इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जो कभी भी टूट नहीं सकते। जैसे ये लिख देता हूं मैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब ये हो डिवाइड ही नहीं हो सकते। पार्टिकल्स मतलब डिविजिबल तो तुम्हें पता है, जो डिवाइड हो जाए। इंडिविजुअल मतलब हो टूटे ही ना हो, डिवाइड ही ना हो, तो उसे ही हम कहते हैं एटम्स। चलिए एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन को गवर्न करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब सर, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कोई दो चीजें मिलेगी, दो केमिकल्स मिलेंगे, तो मिलके वो क्या चीज करेंगे, मिलके क्या फॉर्म करेंगे, उसी को हम लॉज ऑफ केमिकल फॉर्मेशन में देखते हैं। पहला लॉ क्या है केमिकल फॉर्मेशन का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास सर पढ़ाया, बताया तो था आपने पहले वाली क्लासों में, है ना। हाँ वही है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताया तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बताया था, लेकिन फिर से बता दूंगा इस क्लास में। और दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज जो हमारे इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में काम भी आने वाली है वो चीज, तो उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन सही है ना स्पेलिंग? हाँ स्पेलिंग देख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं सर? कहते तो कुछ नहीं है, स्टेट करते हैं, है ना। तो स्टेट ही मान लो। क्या स्टेट करते हैं? लॉ ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। सर आपने पहले ही पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा हमारे पास, और उसके बारे में ही बताया था क्या होता है ना। तो अभी भी तुम्हें वो याद होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया था, याद है? काफी सारे बच्चों को नहीं होगा याद, तो अभी मैं बता देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाए ना, मतलब ना वो चीज खत्म हो रही है ना वो चीज फॉर्म हो रही है। मतलब जब भी किसी मास को तुम खत्म करना चाहोगे ना, वो कभी खत्म नहीं होएगा, वो दोबारा 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 फॉर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज और बताई थी उन्होंने, कि अगर हम एक बीकर लें और इसमें अगर हम 10 ml कुछ केमिकल डालें, 10 ml हमने डाला NaCl,
NaCl हमने 10 ml डाला। अब अबे Cl बड़ा होता है थोड़ा, NaCl हमने डाल दिया, NaCl डाल दिया 10 मिलीलीटर और 10 नहीं ग्राम मान लो, ग्राम। और मैंने वही मतलब और 10 ग्राम क्या डाल दिया, सोडियम। चाहे ये, मैं ये नहीं बोल रहा मिक्स होएंगे या जो मर्जी होएगा, जो भी हो इनका, लेकिन जो यहाँ पे सोलवेंट बने, सोल्यूट और सोल्यूट मतलब दोनों चीजें मिलेगी तो एक मिक्सचर बनाएगी। उस मिक्सचर, पिछले क्लास में पढ़ाया था मिक्सचर क्या होता है, उस मिक्सचर का जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो हमेशा 20 ग्राम ही होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस 20 ग्राम ही होगा। क्यों सर क्यों, तो तुमने ही पढ़ा होगा भाई, 10 ग्राम और 10 ग्राम, 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 ही होता है ना। तो कभी भी ये ज्यादा और कम नहीं हो सकता, मास कांस्टेंट ही रहेगा। 10 और 10 डालें तो 20 ही आएगा, 20 से ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। 10 मिलीलीटर पानी डालो, 10 मिलीलीटर तुम नींबू डालो, है ना, तो जो भी बनेगा यहाँ पे वो 20 मिलीलीटर का ही बनेगा, उससे ज्यादा या उससे कम का नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो केमिकल रिएक्शन से बनेगा, उससे जो मास जो है थोड़ा इवेपोरेट ऐसी कुछ होता है उनमें, वो तुम बड़ी वाली क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी मैंने ब्रीफली नहीं बताया है, थोड़ा नीचे नीचे बता दिया। अब दूसरी चीज, एट अ ग्लांस ले लें, एट ए ग्लांस, वाह वाह सर क्या इंग्लिश बोली है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहता तो कुछ नहीं है, स्टेट करता है। क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना ये स्टेट करता है कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट्स मिलेंगे, सर क्या कह रहे हो, दो एलिमेंट्स, हाँ जैसे मान लो H2 और O। H2 तो मैंने इसकी एटॉमिसिटी है वो मैं बाद में बताऊंगा। H2 और O मिले, डैम मिल गए तो H2O बना दिए इन्होंने, ये इधर से आए ये इधर से आए, इन्होंने एकदम से कोलाइड हो गए और बन गए H2O। वाह 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 सर, मतलब कोलाइड नहीं होते, केमिकल रिएक्शन से H2O बन गए, ठीक है समझ लिया। अब देखो जब भी ये मिक्स होएगा H2O बनेगा, तब इसका जो मास है, तब इसका जो प्रोपोर्शन है मास का, वो हमेशा आएगा 1:8। सर आपने कैसे कहा, हाइड्रोजन का मास होता है 1, है ना, तो 2 हाइड्रोजन ले लिए तो 2 आ जाएगा, रेशो इसका होता है 16, तो कट करोगे तो 1:8 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि हमेशा, चाहे तुम नाले से उठा लो पानी, चाहे तुम एक्वागार्ड से पानी उठा लो, चाहे जहां मर्जी से चीज से पानी उठा लो, H2O का जो रेशो होगा मास का वो 1:8 ही होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी मतलब ये स्टेट करता है कि एक केमिकल इन ए केमिकल रिएक्शन में ना जो भी सब्सटेंस होंगे एलिमेंट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब कि अभी मैंने आपको बताई कि इसको लिख लेना, ये आता है पेपरों में भी आता है और आगे भी चल के आपको आएगा। ये इसका लॉ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको 1.8, ये कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम नाले से उठा लो, चाहे तुम किसी भी चीज से, बस पानी मतलब H2 होना चाहिए, तो उसकी जो इस मॉलिक्यूल की जो हमेशा जो रेशो रहेगा 1:8 ही रहेगा। इतना तुमने समझ लिया, ओके चलो चलते हैं। एटम्स, वैसे ड्रॉबैक्स भी थे इसके, मतलब जो ये इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी उन्होंने, जॉन डाल्टन ने, तो उनके ड्रॉबैक्स भी थे। उन्होंने कहा था कि जो भी एटम है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ एलिमेंट ले लो, है ना, एलिमेंट की सबसे छोटी वो है
यूनिट है ना। तो एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन उसके बाद जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने और खोज करी है ना। और खोज करने के बाद क्या पता चला उन्हें कि जो एटम्स है वो स्टिल छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे चार्जेस से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, तो और भी तो छोटे पार्टिकल से बनते हैं। तो ये इनके थे ड्रॉबैक्स कि उनको धक्का खाना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी जो बताया था उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में वो बहुत अच्छे था। तो जॉन जो डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, ये रहे हमारे जॉन डाल्टन। इन्हें बोला भाई मैं हूं ना, तुम नल्ले हो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है इन्हें। मॉडर्न में इनको कहा जाता है नहीं शायद मैंने ऐसी बोल दिया, लेकिन कहा तो जाता है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे ये जॉन डाल्टन। तो इन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट्स मतलब अपने उसमें कहा था इन्होंने 6 चीजें इन्होंने बताई थी एटम के बारे में। तो पहली चीज इन्होंने क्या बताई, सर आप इधर क्यों नहीं लिखते हो, मैं अभी लिखूंगा इधर, मुझे इधर जगह पता नहीं चलती, इधर जगह भी है। तो पहली चीज क्या थी, पहली चीज इन्होंने थी ऑल मैटर इज, चलो मैं अभी लिख के आता हूँ, देखो 2 सेकंड में लिख के आता हूँ मैं, देखो 1 2 3 गो। देखो मैं आ चुका हूँ, ये मैंने इसके पोस्टुलेट्स लिख दिए हैं 6 जो जॉन डाल्टन ने दिए थे। क्या क्या बोला था इन्होंने, स्टेट क्या क्या करा था, ऑल एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सारे, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो आप बुक से देख के अपनी, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब जो किसी भी एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला इन्होंने, एटम कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नर बी क्रिएटेड। ये तुमने कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ लिया, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, है ना। ये तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ही पढ़ लिया था, ये तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए। एटम्स ऑफ अ गिवन मास इज आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल कंपोनेंट प्रॉपर्टी, है ना। मैंने पूरा ही लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देखो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल। सर आपने ये क्या कह दिया, एटम्स ऑफ गिवन पार्टिकल इज आइडेंटिकल, मतलब इसका मतलब ये है कि एक एटम है ना, मान लो H है, H हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का अगर एक पार्टिकल है और उसके सामने एक और हाइड्रोजन का पार्टिकल आ जाए, है ना, तो दोनों का जो मास होगा वो हमेशा सेम होगा। हाइड्रोजन का वो मास होता है 10 टू द पावर, इसका जो मास है हाइड्रोजन का, इसका मास जो है वो है 10 टू द पावर 10 माइनस 10, ठीक है। तो अगर इसके सामने एक और हाइड्रोजन का पार्टिकल आ गया तो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा मास तो तेरे से ज्यादा है, मैं तो तेरे से बड़ा हूं, है ना, हमेशा सेम ही होंगे दोनों। इसका ही मास क्या ही होगा 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब इन दोनों का मास हमेशा सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों सेम शो करेंगे। ये कहेगा नहीं मेरा मास ज्यादा है इसका मास ज्यादा है, ये ऐसे नहीं कहेंगे, ये चुपचाप हो गए अपना आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं दोनों। और चौथा पोस्टुलेट क्या दिया, एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल आर डिफरेंट प्रॉपर्टी। यहां पे मान लो मैं ऑक्सीजन का ले लूं, यहां पे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लूं तो इसका मास कुछ ज्यादा होगा इससे, है ना। मतलब मैं इसमें वाटर का ले लूं H2O, ये तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। ये मान लो O का ही ले लूं ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ होगी वैल्यू माइनस, इससे तो ग्रेटर होगी, -10 से ग्रेटर होगी वैल्यू इसकी मास की, है ना। तो उसी चीज को हमने इस चीज में बताया हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मैंने बताया था H2O को जोड़ोगे तो 1:8 में कंपाउंड फॉर्म होएगा, होल नंबर के रेशियो में होएगा, मतलब 0 टू इन्फिनिटी में, है ना। इतना समझ आया था तुम्हें कि जब भी किसी दो एटम्स को अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो उनका जो रेशियो होएगा वो हमेशा सेम होएगा, किसी भी चीज से उनका रेशियो निकाल लो। तो चौथी चीज मतलब छठी चीज क्या है एट द एंड, छठी चीज क्या है, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। मतलब कि जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन कंपाउंड,
श्री क्या कह रहे हो? मान लो मैंने H2O ले लिया, H2O नहीं यार, CO2 ले लो। इसमें क्या है, इसमें 3 एटम है, 3 एटम है। कौन कौन से? कार्बन नहीं, इसमें 3 एटम है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन 2 इसमें वो है क्या बोले, एलिमेंट्स, एटम्स, ठीक है। तो इन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म कर रखा है एक साथ जुड़ के, है ना। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम ऑफ कांस्टेंट कंपाउंड, मतलब CO2 सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब 2 होगा कार्बन 1 होगा तभी CO2 बनेगा। ये नहीं कि C बोलेगा ना यार ये मुझे थोड़ा सा 2 दे दे, तू अकेला रह ले, C2O बन जाओ, है ना। ये कभी भी नहीं होएगा, इतना याद रखना। और रिलेटिव नंबर मतलब 3 एटम है तो 3 एटम ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी इतने ज्यादा एटम या इससे ज्यादा रिलेटिव नंबर से नहीं बन सकता, यहाँ पे CO2 ही होना चाहिए। बस इस चीज को इन्होंने बताने के लिए इतना बड़ा वो दे दिया, है ना, कि किसी भी एटम में हमेशा ये जो कंपाउंड है इसके एटम जो है और इसका रिलेटिव जो नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, CO2 ही रहेगा। और इसमें एटम्स 3 ही रहेंगे, C का 1, O के 2। कभी भी ये नहीं हो सकता कि C के मैं ज्यादा ले लूँ, O के तो कम ले लूँ तो CO2 फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होएगा। तो चलिए हमने ये पढ़ लिया, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसे मैं मिटा के आता हूँ अभी 2 सेकंड में। तो चुटकी बजाने वाला टाइम आ गया है, चुटकी बजाओ। तो अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे यार पसीना बड़ा आ रहा है, तुम यहाँ सब्सक्राइब नहीं करते, इसी लगाऊंगा इस कमरे में जहाँ पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्राइब करो करो, इसमें अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं पसीने में यार, तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो। तो चलो बैक टू आवर टॉपिक, ज़्यादा बकवास नहीं करनी। एटॉमिक सिंबल्स, एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं? पहली बात जो तुम्हें जाननी है एटॉमिक सिंबल के बारे में कि जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने एटॉमिक सिंबल्स के बारे में पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि एटॉमिक सिंबल क्या होते हैं। एटॉमिक सिंबल मतलब एटम्स के सिंबल, जो भी एटम्स है उनके क्या क्या नेम्स है, नेम्स के अकॉर्डिंग उनके जो सिंबल बनाए गए हैं, है ना। तो वो तुम मतलब पढ़ भी सकते हो, ये नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो, तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं सारे सिंबल्स, जो मैं अभी नहीं लिखवाने वाला क्योंकि इतनी जगह मेरे बोर्ड में है नहीं। तो तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। सर हर बार सब्सक्राइब पे ले आता हूँ भाई, मेरा तजुर्बा है देखो IUPAC, IUPAC एक संस्था है, ठीक है। IUPAC ये एक संस्था है जो क्या करती है, जो केमिकल फॉर्मूले लिखती है, केमिकल फॉर्मूले बनाती है, केमिकल दैट राइट्स केमिकल फॉर्मूले। मतलब ये केमिकल फॉर्मूले सारों के बता दीजिए, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में HH कॉमन है, फिर भी हाइड्रोजन और हीलियम में अलग अलग नाम है, हाइड्रोजन का है H, हीलियम का है HE, है ना। तो वो किसने डिसाइड करा? IUPAC, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो केमिकल के बारे में बताती है हमको, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि H को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H लिखो, हीलियम को He लिखो, ठीक है। और जैसे बैरियम, बोरोन, ब्रोमाइन 3 BBB से हैं, है ना। BB के वाइंस नहीं कह रहा मैं, BBB तीनों से हैं, लेकिन फिर भी बोरोन को B लिखा, ब्रोमाइन को Br लिखा, है ना। नहीं ब्रोमाइन, हाँ ब्रोमाइन को Br लिखा और बोरोन को B लिखा। सर अभी तो बोला B, अरे वो बैरियम को बोला इन्होंने B, बोरोन को बोला इन्होंने बैरियम को बोला इन्होंने Ba, बोरोन को बोला B और बैरियम को बोला B क्या बोला Br, बैरोमीन, ब्रोमाइन। अरे यार नाम भूल जाता हूँ, बड़े खतरनाक से नाम है। अरे सबसे जानलेवा टॉपिक है तो सपोला टॉपिक। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने इनके बारे में पढ़ना था, इनके लॉज भी हैं कि जब भी शुरू होएगा, शुरुआत में किसी भी अगर हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड, उनमें जो भी पहले जो लेटर आएगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और जो भी फॉर्म होएगा तो पहला फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट और सेकंड
ओ ये सर क्या राइटिंग है आपकी। फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा, हमेशा क्या कर रहा हूं मैं सर, हमेशा पहला लेटर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो बताओ। चलो आ गया। अब पहला लेटर हमेशा ना नॉन मेटल ही रहेगा, नहीं मेटल रहेगा शायद, है ना, हाँ मेटल रहेगा। जो भी नॉन मेटल होगा वो सबसे पहले फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो क्या होगा, मेटल। और जो दूसरी बार लिखा जाएगा वो क्या होगा, नॉन मेटल। सर क्या बोला, नॉन मेटल। कि जो भी पहली चीज लिखेंगे हम, जैसे हमने लिखा NaCl, तो सोडियम क्या है, नॉन मेटल, और Cl क्या है, क्लोरीन। वो भी जो है वो नहीं, पहला जो है मेटल है Na, और Cl जो है नॉन मेटल है। ऐसी कुछ होता है इनमें, कुछ कुछ होता है, तो इससे बन जाता है। तो अभी मैं एक चीज की बात कर रहा था, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पोली एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, पोली एटॉमिक होता क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो अब देखो पहली चीज, जैसे मैग्नीशियम Mg, पहला लेटर जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा लेटर छोटा होगा, है ना। फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा, दूसरा लेटर छोटा होगा, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा, है ना, और दूसरा लेटर हमेशा नॉन मेटल में आएगा। ठीक है, पढ़ लिया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है, अरे बड़ी गर्मी लग रही है, अब बारी आती है किसकी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास सबसे जहरीला टॉपिक है, एटॉमिक मास सबसे जहरीला टॉपिक है। इसको पढ़ने में हमारा घर चले जाएगा, बहुत खतरनाक टॉपिक है। एटॉमिक के जो एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एटम्स हैं, उनके नाम तुम याद कर लेना। एटॉमिक मास या नॉन मेटल्स के, हाँ नॉन मेटल्स के बाद में लिखते हैं शायद, CO2 के भी बाद में लिखा था, O2 मतलब बाद में लिखते हैं, CO2 जैसे, है ना। इनमें जो लॉज बनते हैं इनके, है ना, लॉज में क्या बताते हैं कि पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं। मैं तो ऐसी तुक्का मार दिया, तुक्का सर माफ कर देना। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, अपने बारे में नहीं, एटॉमिक मास के बारे में। ये सबसे जानने वाला टॉपिक है तुम्हारे लिए। सर जानने वाला क्यों, क्योंकि इसमें जान जाती है, इसलिए जानने वाला टॉपिक है। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास। सर किसी भी एटम का मास, अब देखो जैसे तुमने 1 किलो निकाला, अब यहाँ पे बोर्ड पे देखना छोड़ दो, अब तुम सुनते रहो बस। अगर तुमने किसी भी चीज का मास निकालना है, हाँ सर मास निकालना है, आगे बोलो, मास निकालना है तो तुम किस चीज में उसे कैलकुलेट करते हो, हाँ किस चीज में कैलकुलेट करते हो उसको, सर ग्राम में, किलोग्राम में, और किस में, दर्जन में, है ना। तो उसी चीज को हमने एक और चीज बोल दिया, एटॉमिक मास। एटम्स का मास हम किस चीज में डिनोट करेंगे, हम ग्राम में करते हैं, किसी भी चीज का किलोग्राम में कर सकते हैं, दर्जन में कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास, एटम का मास किस चीज में हम करेंगे कैलकुलेट, बोलो सर। तो एटम्स का जो मास है वो हम डिनोट करने के लिए हमने पहले बहुत साइंटिस्टों ने कोशिश करी कि कैसे करे। उन्होंने पहले ऑक्सीजन को लिया एक स्टैंडर्ड यूनिट, कि इसके हिसाब से सारों की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ना मतलब उससे होल नंबर तो आए थे ज्यादातर नंबर के, लेकिन सारों के होल नंबर नहीं आ रहे थे। सर सारों के होल नंबर मतलब जितने भी एटम्स है उनका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में आना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए याद करने में आसानी हो, लेकिन वो सारे होल नंबर्स में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोला ऑक्सीजन इधर आ, चल गया। तो फिर उन्होंने क्या बोला, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 को एक आइसोटोप, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली, या तुम रेफरेंस यूनिट भी बोल सकते हो। रेफरेंस यूनिट मतलब कि कार्बन 12 से हम हर चीज की जो है वेट नापेंगे, क्योंकि उससे सारों का वेट नॉर्मल आ रहा था। सारे पीरियड टेबल में उन्होंने एक उठा के देखा, तो कार्बन 12 उनको सबसे सुइटेबल लगा, तो इन्होंने उसको
बोला इधर आ, तू इधर आ, तेरे हिसाब से हम सारों को कैलकुलेट करेंगे। कार्बन 12 मतलब मान लो एक संतरा है, एक संतरा मान लो। अब देखो एक संतरा है, उसमें 6 टुकड़े हैं, मतलब 6 टुकड़े ऐसे 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 संतरे में 6 टुकड़े लगे होते हैं। उनमें से मान लो कार्बन है 6 नहीं 12 मान लो, उसमें 12 लगे हैं, बड़ा संतरा है। उसमें से तुमने अगर एक पीस निकाल लिया, और वैसे होता है कार्बन में, ये था संतरा कार्बन, और इसके 12 हिस्सों में से एक हिस्सा निकाल ले तो उसे कहेंगे हम कार्बन 12। कार्बन मतलब कार्बन को 1/12 बाई मतलब कार्बन का 1/12वां हिस्सा हमने निकाल दिया तो उसी हम कहेंगे कार्बन 12, तो उसी को कहते हैं कार्बन 12। तो अगर मान लो एक टुकड़ा है, 12 टुकड़े थे कार्बन में, एक टुकड़ा हमने निकाल दिया, उसके हिसाब से हम रेफरेंस रख दिया। और दूसरा कार्बन आया संतरा 12 उसका, तो उसका वेट अगर नापोगे 12 पीस का लेगा और एक पीस का, तो इसका 12 गुना ज्यादा आएगा, है ना, 12 गुना ज्यादा ही तो आएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या रख दिया हमने 12। यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास मतलब सर, यूनिफाइड मास मतलब किसी भी, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली थी, ग्राम तो ले नहीं सकते हम यहाँ पे, तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली यूनिफाइड मास, AMU बोलते हैं इसे, एटॉमिक मास यूनिट, या U बोल लो इसे, यूनिफाइड मास, U ज्यादा आसान रखता है लिखने में। तो अब देखो, अब बारी आती है, किस चीज की बारी आती है कि एटॉमिक मास तो तुमने पढ़ लिया, अब इनके जो एटॉमिक सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक जो मास है उनको याद रखने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये तो भाई देखो मैं तुम्हें जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता, खुद ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ये चीजें। तो सारे एलिमेंट्स के नाम याद करके तुम अभी आना थोड़ी देर में, ठीक है। तो सारे होप करता हूँ पॉज कर लो और सारे के याद करके आओ। तो होप करता हूँ आप सबने कर लिए होंगे याद। तो अब चलते हैं अगले अपने अगले टॉपिक की तरफ, मॉलिक्यूल्स। MOLAQUALES मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स मेरे से मत पूछो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स जब भी कोई टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अरे यार ज्यादा इंग्लिश होगी, जब भी 2 एटम्स एक साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं। जैसे एक है, अब कोई अच्छा सा एलिमेंट बताओ मुझे, NaCl नमक, सोल्ट का तो फॉर्मूला सुना होगा तुमने, Na और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आ गया। 2 एटम्स हैं, इन्होंने क्या करा, मिक्स हो गए, दोनों आए एक इधर ऐसे मिक्स हो गए, एक इन्होंने एक संस्था बना ली, मतलब एक साथ दोस्ती कर ली। तो उसी दोस्ती को जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक चीज बनेगी जो होगी NaCl, इसी को हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूल। इन दोनों को जो 2 एटम से मिलके चीज बनती है उसी को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के जो भी चीज बनती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जो कि एक साथ बहुत टाइटली हेल्डेड होते हैं, मतलब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, उनकी दोस्ती की जुदाई कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, मॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड, मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करा जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब कि कल्ले कल्ले रहेंगे भाई, हम तो कल्ले कल्ले रहेंगे, हम दोनों में बॉन्ड बना रही हैं, हम तो कल्ले कल्ले जाएंगे भाई, हम तो गड्ढे लेके निकलेंगे और रास्ते में मोड़ आएगा उसको मैं NaCl को छोड़ाऊंगा ऐसे नहीं होता, टाइटली हेल्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली, ये कल्ले कल्ले रह सकते हैं, NaCl अपना घूम सकता है, लेकिन एटम जो है वो कल्ले कल्ले घूम नहीं सकते, उनको किसी से बॉन्ड बनाना पड़ता है और बॉन्ड बना के रहना पड़ता है ना। तो बोलते हैं हम कल्ले कल्ले नहीं रहते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हम फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज आती है, मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सर एलिमेंट के मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला कि मोनोएटॉमिक क्या होता है, मैंने बताया था ना मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब जो एक ही चीज से बना हो, मतलब एक ही
एटम हो, एक ही एटम जो एग्जिस्ट करता हो फ्रीली, ठीक है। तो एक चीज है आर्गन और दूसरा है मान लो हीलियम, वो भी कल्ला कल्ला घूम सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक, जो कल्ले कल्ले घूम सकते हैं। फिर आए डाया एटॉमिक, जो दो बन के घूमते हैं, H2 O2 H2 है ना, ये कल्ले कल्ले ही घूम सकते हैं, इनको कल्ले कल्ले घूमने में डर लगता है, तो ये अपने ही एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल, इसे ही कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एक ही एलिमेंट अपने साथ वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी मतलब फ्रीली एग्जिस्ट ही कर सकते हो, तो अपने वाले के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, तो उनका मॉलिक्यूल बन जाता है और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया O2 और H2, ठीक है। और फिर उसके बाद डायटोमिक के बाद भी आता है ट्रायाटोमिक। ट्रायाटोमिक पता ही चल रहा है, तीन चीजें O3, जो भी एलिमेंट तीन तीन एक साथ मिले हुए हों तो उसे कहेंगे हम ट्राया एटॉमिक। फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक पे क्या होएगा, चार जो एटम्स है वो एक साथ कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल बना के घूमेंगे। सर मॉलिक्यूल बना के घूमेंगे कैसे, NH3 का नाम तो सुना ही होगा ना, NH3 हो गया। NH3 में क्या है सर, इसमें तो तीन है, तीन ये है और एक ये भी है, लेकिन हम वन को लिखते नहीं है, केमिकल फॉर्मूले राइट करने का रूल है कि वन नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे नीचे के, और तो इसे हटाएंगे तो तीन ही है मतलब ये एटम्स, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NH3। और उसके बाद SO3 है ना, SO3 भी हो सकता है। सर ऐसा तो आपके चैनल का नाम है, तो भाई यार तुम 3 ही सब्सक्राइबर है मेरे, SO3 भाई सही बोला, SO3 3 सब्सक्राइबर वाला, बेइज्जती हो रही यार मेरी, सब्सक्राइब करो। पॉलीएटॉमिक किसे कहेंगे, चार या चार से ज्यादा, मोर देन 4 एटम्स। मोर देन 4 एटम मतलब 4 एटम से जितने भी ज्यादा चीजें होंगी उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक। जैसे कि एसिड। सर एसिड कैसे, मतलब सल्फर 8 एक साथ चलते गए थे भाई, तू मेरे साथ चल, 8 तो सारे तो मिक्सचर मतलब मिक्स होके रहते हैं एक साथ, भाई करते रहते हैं 8 सल्फर, तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं, 4 या 4 से ज्यादा होते हैं। तो हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आती है हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने अगली चीज की तरफ। अब बारी आती है हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, तो हम इसे मिटाते हैं, नीला तेरा नहीं गाना इसे मिटाते हैं। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सर, केमिकल फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूले बनाते कैसे हैं, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। कि अगर हमें कार्बन क्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है हमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं ऐसे वैसे, लेकिन हम क्लोराइड बोल देंगे क्योंकि इसमें 3 होता है, ये तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा आसान सा बोलते हैं, बैरियम क्लोराइड। तो होप करता हूं आपने वो वैलेंसी वाले तो पढ़े ही होंगे, चार्जेस वाले, है ना, आयंस। नहीं अभी आए नहीं क्या, नहीं आए, तो चलो फिर भी बता ही देता हूं एक बार। चार्जेस के हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं। जो बैरियम है उसमें जो है Ba2+ होता है, हम इसमें अपना आयंस का शुरू कर सकते हैं। हाँ चलो आयन शुरू करते हैं। अब देखो 2+ है इसमें चार्ज, और इसमें क्लोराइड में क्या है चार्ज, Cl-1। तो जब ये ऐड होंगे तो एक क्रॉस वाइसा वर्सा हो जाएगा, वाइसा वर्सा मतलब क्रॉस सेक्शन। Ba में ये -1 चले जाएगा, हम साइन लिखते नहीं और 1 लिखते नहीं है तो हम भाड़ में जाइए। क्लोराइड में 2 आ जाएगा तो BaCl2 आ जाएगा इसका आंसर। सो इजी, BaCl2 इसका आंसर आ जाएगा, इसे Cl2Ba नहीं लिख सकते। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है, आयंस क्या होते हैं, आयंस यहां पे लिख देता हूं। आयंस होते हैं जब भी किसी भी एलिमेंट के पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्स हैव
चार्ज पार्टिकल्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस। चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि अगर किसी भी एटम में, ओके बच्चा समझ आया, देखो किसी भी एलिमेंट में चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो आयंस फॉर्म करते हैं। कैसे? आयंस का टेबल याद कर लेना, तुम्हारी बुक में पढ़ा हुआ है। जैसे मैं अभी तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जो भी +1 चार्ज के एटम्स होते हैं ना, उनका मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, नमक के आगे कुछ नहीं। समझ आया? नहीं समझ आया? अब मैं बताता हूँ तुम्हें, NaCH, ये जो मैंने लिखा है N के नमक के आगे कुछ नहीं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है सर? नमक के आगे कुछ नहीं, ये क्या लिखा है आपने? तो ये ना +1 चार्ज है। Na मतलब सोडियम, सोडियम का क्या होता है? +1 चार्ज होता है। क्या? पोटेशियम के, इसका भी +1 चार्ज होता है। Ag मतलब सिल्वर, उसका भी +1 आ गया। और कॉपर मतलब Cu मतलब कॉपर, उसका भी +1 चार्ज होता है। ऐसे वो आगे जो लिखा है Na, नमक के आगे कुछ नहीं होता है ना? पता नहीं यार, तुमने इतना ही पढ़ा है ना, इतनी है ना तुम्हारे पास एलिमेंट, तो ये रहने दो कि ये तुम्हारे काम नहीं आने का। इतने आ गए, नमक के आगे कुछ। मैं नहीं भी याद कर सकते हो, लेकिन इतना तुम याद रखना। नहीं का अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं बताऊंगा नहीं का, क्योंकि अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। एंड +2 चार्ज किस में होता है? कजन, फिर मांगे कॉपी। सर ये क्या बताया आपने? कजन फिर मांगे कॉपी, ये इसका +2 चार्ज का फॉर्मूला। इन सारों में +2 चार्ज है। कैल्शियम में +2 चार्ज है, +2 चार्ज। ये हो गया हमारा कजन, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, इनमें सारे में हमारा +2 चार्ज है। और +3 चार्ज किस किस में? हमारा +3 चार्ज किस किस में है? बताओ। फेल तुम नहीं हुए, मतलब मैं बता रहा हूँ। फेल याद कर सकते हो तुम्हें से, Fe और Al, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, और अब बारी आती है -1 चार्ज किस में होता है सर? -1 चार्ज स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो तुम सर। स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन, इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना है, ऐसे, चाहे हाइड्रोजन के आगे कुछ भी लिखा हो। ब्रोमाइड कैसे लिखा है? Br। सर ये तो कर्व लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जो भी स्ट्रेट लाइन है इसके शुरू में, वो है -1 के चार्ज। जैसे आयोडीन, ये क्या? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है ना? ठीक है। क्लोराइड में तो देखो स्ट्रेट लाइन है Cl में। हाँ है सर, ये रही है ना, आगे पीछे, मतलब जहां मर्जी देखो एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, तो उससे तुम कह सकते हो कि ये -1 चार्ज का। और -2 चार्ज मतलब जिसमें -2 चार्ज होगा वो कर्व लाइन होगी। सर अभी स्ट्रेट लाइन बोली, अब कर्व लाइन कैसे? CO, इसमें कहीं भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं। तो इसमें कार्बोनेट में क्या होगा? -2 का चार्ज लगा होगा। और SO मान लो, स्टडीज ओनली सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो यार, आज ही बोलते रहते हो। इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं, तो -2 का चार्ज होगा। अरे मेरे चैनल में -2 मत डाल देना, तो सब्सक्राइबर ही हटा दो मेरे। देखो, और -3 चार्ज किन किन में होता है? -3 चार्ज अभी जितना भी तुमने पढ़ाया है उसमें से 2 में ही होता है। पोन मान सकते हो तुम, पोन PO का मतलब है फॉस्फेट, और N का मतलब है नाइट्राइड। पोन ही बोल सकते हो तुम, फोन बोल रहे हो है ना, फोन ही ज्यादा याद रहेगा तुम्हें। -3 चार्ज फॉस्फेट और नाइट्रेट में होता है, तो इसे P और N भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, आयंस के बारे में सब कुछ समझ आ गया तुम्हें। एक बार टेबल भी पढ़ लेना, टेबल से और अच्छे समझ आएगा। तो अब आते हैं हमारे अगले चीज की तरफ। तो अगली चीज क्या है हमारी? अगली चीज हमें केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, जल्दी बताते हैं। फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड होते हैं एक होते हैं सिंपल कंपाउंड, है ना। देखो सिंपल कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। सिंपल कंपाउंड जैसे दो चीजें एक साथ मिल गई,
एक साथ मिल गई, आयंस वाले मिटा दूं ना। हाँ चलो, सिंपल कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। दो चीजें एक साथ मिली, जैसे अभी मैंने बताया Al और O मिलाना है हमें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को। इनमें चार्ज क्या होते हैं, ये तो एलिमेंट, यहां आएंगे चार्ज, और जो नीचे आएगा वो आएगा फॉर्मूला। Al के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मैंने बोला ना नमक के आगे कुछ नहीं, उसमें भी नहीं है। कजन फिर मांगे कॉपी, उसमें भी नहीं है। फेल है ना, Al आया ना लास्ट में, तो इसमें क्या है, +3 का चार्ज है, इसमें 3+ लिखते हैं, वैसे आगे नहीं लिखते पीछे लिखते हैं, गलती है मैंने लिख दिया। O क्या है, O क्या है, कर्व है, पूरा कर्व है, इसमें 2- का चार्ज होगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस वाइसा वर्सा कर दो, माइनस का साइन आएगा नहीं तो Al2 आ जाएगा और O3 आ जाएगा, मतलब O3 के साथ मिक्स होगा O, तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि O3 ऑक्साइड ही बनता है और एल्यूमिनियम Al2 एल्यूमिनियम होता है। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक और एग्जाम्पल कराते हैं तुम्हें। एक और एग्जाम्पल में क्या आता है, H2 मान लो, H और O, हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज है, बोलो 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 बोलो, हाइड्रोजन में है चार्ज -2 का, -2 का है ना। कजन फिर मांग, हाँ H मतलब -2 चार्ज, O मतलब कर्व लाइन है, -1 चार्ज। क्रॉस सेक्शन करोगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा O2 बनेगा, H यहाँ पे आएगा तो H बनेगा, माइनस हट जाएंगे तो HO2, अरे यार सॉरी, इसके नीचे आएगा H-1, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और O-2 क्योंकि ये कर्व लाइन है। तो जब वाइसा वर्सा करोगे तो क्या आएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा H2 और O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अभी तुमने समझ ही आ गया होगा ये सब चीज़ें, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट और मोल्स के बारे में पढ़ना है हमने। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, तो आज की क्लास में ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं अपने अगली स्लाइड में, चलो देखते हैं अगली स्लाइड में हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। चलिए, और हाँ एक और बात बतानी थी आपको, जब भी आपके सामने अगर एक कंसेप्ट था कि अगर पॉजिटिव चार्ज का अगर कोई आयन आए आपके पास, सर हमारे पास है नहीं, वैसे भी पॉजिटिव चार्ज का अगर कोई भी एटम होगा तो उसे मैंने तो ये तो बताया था कि अगर किसी पे माइनस या पॉजिटिव चार्ज होता है तो आयन्स बोलते हैं उन्हें, एटम्स भी बोलते हैं, आयन्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं कटायन। तुम इससे भी कह सकते हो T में प्लस जैसा लगता है, तो इससे तुम पता कर सकते हो कटायन के बारे में। और माइनस नेगेटिव चार्ज किस में होता है, नेगेटिव चार्ज जिस भी एटम में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एनायन। इस माइनस वाले साइन से याद रख लेना कि इसे अनायन कहते हैं। ठीक है, और एक और बात आती है एटॉमिसिटी की, ये थोड़े मेन टॉपिक्स में भूल गया था पढ़ाना, तो अब बीच में डाल रहा हूँ मैंने। देखो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की कितने एटम होल्ड कर रहा है उसकी कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कैपेसिटी टू होल्ड एटम्स को होल्ड करने की जो भी मॉलिक्यूल की कैपेसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी। जैसे H2 है, इसमें कितने एटम्स हैं, 3 एटम है। तुम बोलोगे सर 2 हैं, इसमें तो नहीं, इसमें 3 है कि ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। तो H2O वाले मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 एटम्स की। वैसे ही अगर हम देखें CO2 की भी 3 होगी, है ना, NaCl की भी, वो मतलब एक, अगर Na का 1 है, Cl का 1 है तो 2 एटम्स की होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी हम नाम दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ।
तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैं तो मूड हो गया आ गया भाई, तुम भी मूड हो गया आ जाओ जी। अब खतरनाक टॉपिक आने वाले, खतरनाक क्वेश्चंस और खतरनाक टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर के, जो मेन टॉपिक्स हैं। पहली चीज आती है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास सर वो क्या होता है? मोलिकुलर मास अभी बता रहा हूँ। जैसे तुमने निकालना है H2O का मोलिकुलर मास क्या होता है? जब भी कोई मोलिक्यूल, तो मैंने बता दिया, दो चीजों को मिला के जब जो चीजें टाइटली हेल्ड होती है तो वो मोलिक्यूल बन जाती है एक। और उनका मास कैसे निकालते हैं? उनका मास निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। कैसे? अगर मान लो H2O है, इन दोनों का मास तुम्हें पता है, इसका 16U इसका 1U है ना। तो ये दो है, H है दो, तो 2 इंटू में आ जाएगा। मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये दो थे तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का। तो क्या आ जाएगा हमारा? मोलिकुलर मास। अब चलो निकालते हैं। 2 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है? H का कितना होता है? 1U प्लस अरे यार, एटॉमिक मास का कितना होता है? 16U। तो इंटू करोगे 2 प्लस 16U इज इक्वल टू 18U। तो H2O जो मोलिक्यूल है, इसका जो भी वो आएगा, क्या आएगा? वो क्या बोलते हैं उसे? मिक्सचर मतलब मास जो आएगा इस मोलिक्यूल का, वो आएगा 18U। समझ आया? तो बच्चों चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। NHO3 या NHO3 का निकालो या CO2 का निकालो। CO2 का निकाल के बता दो तुम्हें। CO2 में क्या है? कार्बन कितना है? कार्बन का कितना मास होता है? जल्दी जल्दी, मैं ऐसी जल्दी करा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दिया है ना, अब यहाँ नहीं बताऊंगा मैं जी, यहाँ तुम्हें अपने आप पता चल जाना चाहिए। अब देखो, अगर मैं, अरे यार ये तुम्हें टेढ़ा लग रहा है क्या? टेढ़ा दिख रहा है? मैं तो टेढ़ा नहीं करा। अब ठीक दिख रहा होगा। अरे यार चलो टेढ़ा ही चाहिए। CO2 में क्या है? कार्बन का कितना है? 12U प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। 12U प्लस 32U हो जाएगा। और ऐड करना तो मैं आता ही है, तुम मैथ में तो जीनियस हो, तो 44U। ठीक है, तो इससे तुम्हें इसका मोलिकुलर मास पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी, मोलिकुलर मास, है ना। अभी खतरनाक चीज़ तो रह रही है बाकी, है ना यार। तुम क्या सोचते हो? केमिस्ट्री कोई वो है क्या चुच्चो मुच्चो? फिजिक्स मुश्किल लगती है तुम्हें? फिजिक्स मुश्किल लगती है तो केमिस्ट्री तो तुम्हें कतई मुश्किल लगेगी, क्योंकि केमिस्ट्री भी खतरनाक टाइप की होती है। NaCl के भी निकाल सकते हो तुम। नाइट्रोजन मतलब सोडियम का निकाल लो। सोडियम कितना होता है? 32 होता है कुछ, है ना। और क्लोरीन का कुछ होता है, अलग सा होता है क्लोरीन का कुछ, है ना। एटॉमिक मास शायद क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि वो एक आइसोटोप है। आइसोटोप में तुम्हें शायद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आइसोटोप है तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो मतलब मीन जो निकला था, वो है 35.5। तो अगर तुम उसे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेट और चीज़ें भी हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें कर दिया फॉर्मूला यूनिट मास में, फॉर्मूला यूनिट मास मतलब फॉर्मूला यूनिट मास वही है जो मोलिकुलर मास में तुमने पढ़ा था, वही आएगा तुम्हारे फॉर्मूला यूनिट मास में। सेम फॉर्मूला यूनिट मास, जो भी तुमने मोलिकुलर मास क्या होता है? जब भी दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। तो उन्हीं फॉर्मूले का मास, इट इज ऑलवेज सेम। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। सेम है तो ना, तो ये ज़्यादातर मैटर नहीं करते। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो खतरनाक टॉपिक आएगा वो इस केमिस्ट्री के चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है। तो अगर तुमने अभी तक कुछ भी तुम्हें करना है, मुंह धोना है, कुछ भी करना है, पानी पीना है, पी लो। तो जी अब हम खतरनाक टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। खतरनाक टॉपिक, यहाँ बोल सकता हूँ, कमजोर दिल वाले ना देखें। नॉट फॉर
सॉफ्ट हार्टेड पीपल। ठीक है, नॉट फॉर सॉफ्ट पीपल, मतलब कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, कहीं उनके पढ़ते पढ़ते ही पता ही है तुम्हें, इसलिए ये ज़्यादातर चीज़ ढंग से पढ़े। ठीक है, अब मोल कंसेप्ट के बारे में आते हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है सर? मोल कंसेप्ट, मोल तो आप पढ़ाओगे सर, तो चलो पढ़ते हैं। इसमें एक एवोगैड्रो कांस्टेंट भी आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर सॉफ्ट आर्टिफिशियल एवोगैड्रो नंबर इनके लिए नहीं बना। तो अब पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या होता है? अभी तुमने पढ़ा है कि ना ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास सर 16 यूनिफाइड मास है ना, 16U। तो अगर मैं 16 ग्राम लिख सकता हूँ सर? 16 ग्राम नहीं लिख सकते, लेकिन मैं अगर मोल बोलूँ, ऑक्सीजन में मोल कितने हैं, ये तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन का मास कितना है। ऑक्सीजन के मोल, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन में कितना उसका मास आता है, तो वो कितना आएगा? 16 ग्राम। जैसे अगर मैं 1 यूनिफाइड मास जो है उसका है 16U, लेकिन उसका जो 1 मोल है ना, वो इसी को हम ग्राम में कर दे तो इतना आएगा। सर ये आप कैसे बोल रहे हो? अरे कुकर की सीटी बज गई, अरे किसी के कुकर की सीटी बज रही है, वाह। यूनिफाइड मास का 16U है और 1 मोल क्या है? 16 ग्राम। सर ये कैसे आया? तो मैं मोल के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, सीधा सीधा मेन टॉपिक में हम आएंगे। मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे तुमने मान लो किसी भी एटम का मास जो है वो ग्राम में करना है, तो उसका 1 मोल मतलब उतने 6.022। अरे एवोगैड्रो, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या फिर तुम नंबर भी कह सकते हो, एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। एन नोट से भी नोट करते हैं ऐसे, या एन ए से भी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। ये क्या, माइनस नहीं प्लस का 23, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर से होता क्या है सर? एवोगैड्रो से नंबर से क्या होता है? अगर हम इसको 16U से क्या करें, देखो एक एटम का मास है 16U, तो इतने एटम्स का जो भी मास निकलेगा वो 16 ग्राम ही निकलेगा। ये एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर की खोज करी। समझ नहीं आया ना? फिर से समझाता हूं। एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट ये चीज होती है, अगर हमने किसी भी एलिमेंट का 1 मोल निकालना है, तो उसी का जितना भी यूनिफाइड मास होगा उसको ग्राम में करने के लिए हम बस उसे दिखा देंगे कि इसको इससे इतने एटम्स हैं, एक एटम का मास है तो इतने एटम्स का मास होगा 16 ग्राम, तो उसी को हम कहेंगे 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू, तुम ये भी कह सकते हो 0.22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। 1 मोल को तुम 6.022 एटम्स इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी कह सकते हो ऑफ एन एलिमेंट। मतलब 1 मोल जो भी होगा इसका, जो भी 1 मोल निकलेगा किसी भी एलिमेंट का, वो 6.022 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एलिमेंट उठा के, मतलब 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 3 चीजें हो सकती हैं, नहीं 2 चीजें होती है शायद। ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ O, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ O। ये अलग अलग है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, वो तो मैंने अभी बताई थी। 16 ग्राम ऑफ O हम 1 मोल कहते हैं, यहां भी मैंने बताया। लेकिन 6.022 एटम्स ऑफ O को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया?
अब देखो, अब बारी आती है कि 1 मोल के एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। मोलिकुलर का भी मोल निकाल सकते हैं हम मोलिकुलर का, जैसे 18U होता है उसका H2O का, तो उसी को हम अगर मोलिकुलर मास से कर दे तो हम सीधा 1 मोलिकुलर ऑफ मास जो है, मोलिक्यूल जो मास है वो है 18U। तो अगर हम 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर लिख दें, 1 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या है मास 18U, लेकिन 1 मोल मोलिक्यूल्स का क्या है 18 ग्राम, क्योंकि हमने उसे 0.22 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उतना उसका मास आ चुका है। ठीक है, ये था एवोगैड्रो नंबर की जो भी है खासियत। रिलेटिव मतलब ये ग्राम में कर देता है, बस किसी भी चीज को ग्राम में कर देता है, आसानी कर देता है। मान ली 1 मोल है ना, 2 मोल लिखा हो, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में क्या करोगे तुम, ऐसा 2 से कर दो 32 ग्राम ऑक्सीजन है 2 मोल में, है ना, जो तुम देख भी सकते हो। लेकिन 2 मोल एक साथ है, झुंड में नहीं घूमता भाई, तू मेरे साथ चल झुंड में घूमेंगे, ऐसे नहीं होता। तो अब इसके लिए कुछ होता नहीं है, ये नहीं मिटाऊंगा, ये तो अभी भी लिखा रहने दूंगा, क्योंकि अभी चल ही रहा है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अब यार हट जो यार, ये बोतले बातले यार, ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, हाँ नहीं तो। अब देखो मोल के बारे में हम पढ़ने वाले थे। अगर हम लिखे इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का 1 मोल कितना होता है 12 ग्राम, है ना। व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम का कितना मास होगा। हाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ 1 ग्राम एटम जो है, व्हाट इज द मास ऑफ द इन एटम्स इन कार्बन, कार्बन के 1 ग्राम में कितना आएगा मोल, कितने मोल आएंगे। तो वही है कि 12 अपॉन क्या कर दो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर कर दो, एन नोट कर दो। तो मैं एन नोट ही लिखूंगा, इतना बड़ा नंबर मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर वाला, ठीक है। तो उससे अगर तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे ही हम करें कि 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम, अब देखो 23 ग्राम सोडियम है, हमने निकालना क्या है। अगर मैंने बोला 100 ग्राम सोडियम है, ठीक है, 100 ग्राम विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन। सर 100 ग्राम ऑफ आयरन या 100 ग्राम ऑफ सोडियम, किसका ज्यादा मास है। तुम कहोगे सर पता नहीं। आयरन का जो यूनिफाइड मास होता है, यू में जो मास गिना जाता है वो क्या होता है, वो तुम्हें गिवन होगा, है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Na की वैल्यू है, Na का जो मास है वो है 23U और जो Fe का मास है 56U। तो जल्दी जल्दी इन दोनों का निकाल दो कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। जल्दी जल्दी 10 सेकंड के बाद देता हूँ, पोस्ट करके जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हो गया टाइम तुम्हारा। अब देखो अब मैं बताता हूँ, अगर Na के 23U का जो भी मास है 100 ग्राम ऑफ सोडियम आएगा, ठीक है। अगर हमने 100 ग्राम ऑफ सोडियम के एटम्स निकालने हैं, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं, तो क्या करूंगा मैं 100 इंटू एन नोट, 100 डिवाइडेड बाई एन, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा एन नोट से, तो हमें पता चल जाएगा कितने उसके पास एटम्स हैं, ठीक है। मतलब 1 ग्राम के पास एन नोट वो होते हैं, तो 100 ग्राम के पास 100 इंटू एन नोट होंगे एटम्स, है ना। तो अपॉन में मैं क्या कर दूंगा, इसका मास जितना भी है, इसका यूनिफाइड मास। तो जब नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, जब हम उसे एक एटम से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि आएगा 4.3 एन नोट एटम्स।
मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम में 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे? 4.3 NO एटम्स। ठीक है, इनमें इसका पता चल गया, इतने एटम्स होंगे। 100 ग्राम ऑफ Fe में कितने एटम्स होंगे? 100 ग्राम ऑफ Fe में कितने एटम्स होंगे? 100 इंटू NO, सब में करना है, अपॉन NO नहीं है, N0 है, यहाँ नोट 0 होता है, मतलब 0 सा लगाते हैं उसको नोट बोलते हैं, वो तुम अगली क्लास में पढ़ोगे, अपॉन 56। तो इसका अपने आप जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.78 NO। इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैसे तुम्हें पेपरों में देंगे नहीं, लेकिन दे दी तो तुम आसानी से कर लोगे यार, मुझे पता है, विश्वास है तुम पे। ठीक है, NO को ज़्यादा तुमने एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बस इसको काटो और NO लिख दो, एटम्स। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो बोलो हाँ, कमेंट में लिख दो हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ गया आ गया आ गया। तो अब चलो फॉर्मूले पढ़ते हैं। सर फॉर्मूले क्या होते हैं सर, क्या बोलते सर? अब देखो बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम नहीं होता, नंबर ऑफ मोल। अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल है, कितने मोल है उसमें, कितने अनमोल है। गिवन मास को हम m से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, अपॉन मोलर मास। अगर हमने जितना हमें मास दिया हुआ है किसी भी चीज का, मास मतलब ग्राम में ही होगा वो। ठीक है, मास तो तुम्हें पता ही होगा ग्राम में ही होता है, उसकी ऐसा यूनिट ग्राम होती है। तो 1 मोल का क्या होगा? गिवन मास। जैसे ऑक्सीजन का हमें कुछ भी थोड़ा बहुत मास दिया हुआ है, अपॉन उसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास उसका होगा 16 ग्राम, है ना। तो उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे उसको दिया हुआ है 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं, तो 32 ग्राम में होंगे 2 मोल, क्योंकि 32/16 इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, समझ आ गया? और अगली ही चीज, नंबर ऑफ मोल को हम एक और चीज से लिख सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इसका एक अल्टरनेट होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन N0। मतलब जितने भी पार्टिकल्स दिए, अगर हमें पार्टिकल दिए हैं और उनका मोल निकालना है, पार्टिकल को तुम्हें पता ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से 1 मोल बनता है। तो उसको ही अगर हम N0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। जैसे हमें दिया हुआ है हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं Na के दुगने ऊपर, यहाँ पे इसके दुगने पार्टिकल्स दिए हुए, तो कट करके क्या आएगा? 2 मोल आएगा, वैसे ही आएगा, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 32 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 12.044 इंटू 10⁻23, है ना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो डिवाइड करोगे इससे तो 2 इंटू 10⁻, मतलब 2 ही आएगा, मतलब अगर तुम कट करोगे, कटा के वही आएगा। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला, अल्टरनेटिव फॉर्मूला बन सकता है। अगर तुम्हें पार्टिकल्स दिए हुए और मास ना दिया हुआ हो, या मास दिया हुआ और पार्टिकल ना दिए हुए हो, तो तुम ये फॉर्मूले आसानी से लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज हो चुकी है। अब चलते हैं अपने और अगले टॉपिक की तरफ। अभी भी हमारी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ही कंसेप्ट है हमारा। कौन सा हमने भाग्य जाना है ना, वे है ना यार। अब तो हम न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो तुम, या ये नहीं मिटाऊंगा, ये तो मैं एंड तक रखूंगा। दीदी अभी नंबर ऑफ मोल ही चलने वाला है अभी तक। अब देखो, अब एक ना चीज है, न्यूमेरिकल पे आते हैं अपने। अब मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ। सर इतना टेढ़े क्यों जाते हो? पहले यहाँ फिर यहाँ। अरे स्टाइल भाई, तू स्टाइल नहीं समझता, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। अब देखो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल हैं? मोल में कन्वर्ट करो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को। कैसे सर? ऑक्सीजन क्या होता है? O2, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2। O2 जो है, O2 गैस जो है वो 2 एटम से मिलकर बनी है। तो 1 मोल कितना होगा? 1 मोल होगा 16 ग्राम, और दुगना कर देंगे तो कितना आएगा? 32 ग्राम इसका आ जाएगा।
12 ग्राम ऑफ क्या बोलते हैं, 12 ग्राम को अगर हमें मोल में करना है तो बस 12 को क्या करो, इससे ऊपर रख दो। इन अबे यार, इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? 1 मोल। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? 1 मोल। सर आपने तो अभी बताया 2 मोल, क्योंकि O2 है ना, तो दुगना कर देंगे तो 32 मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। अगर हमने इसका 12 ग्राम निकालना है तो 12 ग्राम अपॉन 32 आ जाएगा, और इसको हम कटा के 6 अपॉन 1 8, 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपॉन 3 को और काटोगे तो आएगा 0.3 कुछ आएगा। जैसे मैं एक चीज़ स्टैंडर्ड यूनिट ले लेता हूँ, ये आया चटा 6 पे, ये कटा 1 8 पे, ठीक है, ये कटा 1 पे, ये कटा 3 पे, 3 इससे कटा, तो हमने एक नॉर्मल सा यूनिट ले ली 0.375, 0.375 या 3 चलता रहेगा। ये 0 पॉइंट लगाओगे तो 10 बनेगा, फिर 3 लगाओ, फिर 3 लगाओ, 3.4 ही लिख दो, 3.4 मोल आ जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 0.2 मोल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? फाइंड एटम्स ऑफ O। ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं 0.2 मोल में? सर 1 मोल में तो होते हैं 16 ग्राम, तो 0.2 मोल में होंगे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। हाँ, ये भी तो हो सकता है। अगर हमारे 1 मोल में क्या है 16 ग्राम है, 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम, 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो अगर तुमने देखो एक टॉफी 16 रुपए की है, तो आधी टॉफी कितने की होगी? मल्टीप्लाई इट, मतलब एटम निकालने हैं तो उससे ना, मोल से ना, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, जितने गिवन नंबर ऑफ मोल है उससे उसका मोलिकुलर मास जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और फॉर्मूला बनता है, अगर हमें एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलर मास इनटू क्या? नंबर ऑफ मोल। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 में कितने होंगे मोल में? एटम निकालने हमें, तो 0.2 मोल में कितने होंगे? 16 ग्राम इंटू 0.2 इज इक्वल टू 3.2 कितने आएंगे? ग्राम ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ आ गया। और अगर तुमने 3.2 ग्राम को यूनिफाइड मास में करना है तो कर लेना भाई, अपना दिमाग खराब हम तो नहीं करते। मॉलिक्यूल का मास निकालना आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा BTS सवाल देता हूँ। सर मारोगे क्या इतने सवाल देके? ये नहीं मिटाऊंगा, ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो मेरे दिल से जुड़ा है। BTS न्यूमेरिकल, ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, और तुम्हारी ये तो मैं इसको डबल टिक कर देता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना करें, देखे भी ना, देख के उनकी मैं क्या बोलूँ यार। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब नंबर ऑफ आयंस निकालने एल्यूमिनियम में। फाइंड नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ आयंस निकालने एल्यूमिनियम में। सर ठीक है, आगे बोलो। प्रेजेंट इन किसमें? कितने में 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, Al2O3 में कितने
प्रेजेंट है ये चीज़ें। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं एल्यूमिनियम के 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में। अब मैं आपको यहाँ पे Al का वो मास देता हूँ 27U, और जो ऑक्सीजन का मास है वो हमें इतना कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है। तो इसको लेके इसका जल्दी से सॉल्व करो। मैं तुम्हें इसके लिए 20 सेकंड दे रहा हूँ। 20 सेकंड सर, चलो पॉज ही कर लो, 10 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो खत्म हो चुका है। नंबर ऑफ आयंस फाउंड करने हैं। पहले तो हमें, तुमने देखा होगा, पहले इस पूरे की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें से इसकी वैल्यू निकालो, फिर उसे डिवाइड कर दो। सर क्या आइडिया लगाते हो सर आप, या दिमाग, या तुम क्या सोचते हो? पहले हम इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, कितने क्या होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला? 2 इंटू 27, 2 एल्यूमिनियम है, प्लस 3 इंटू क्या ऑक्सीजन का कितना है 16U, 16। तो इसका जितना भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। ग्राम में क्यों? क्योंकि हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब 1 मोल है ना, 1 ग्राम ऑफ ग्राम में निकाल रहे हैं हमें से। अरे यार पसीना बड़ा आ रहा है। 4 5 54 ग्राम, प्लस 16 इंटू 3 8 3 4 ग्राम। तो अब 12 1 6 6 10 102 ग्राम। 102 ग्राम इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या आ गया? मास। मॉलिक्यूल का मास आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया चुका है। अब हमने इस एल्यूमिनियम का निकालना है। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्या फाइंड करने हैं हमने? आयंस। नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम टू सेम होते हैं फाइंड करने में। तो हमने क्या बोला था? उसका क्या? मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन नंबर ऑफ आयंस में क्या होता है? जितने भी आयंस हैं उसके अंदर, जितने भी वो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आयंस फाइंड। हर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है, समझना। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ एटम, जितने भी उसमें एटम है, जैसे एल्यूमिनियम में 2 एटम है, प्लस नहीं इंटू एवोगैड्रो नंबर n नोट। तो ये आ जाएगा आयंस, नंबर ऑफ आयंस उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, समझ आया? चलो देखते हैं समझ आया भी क्या नहीं। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? Al2 में 2 एटम है, इंटू एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आंसर क्या आएगा? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 आयंस प्रेजेंट है इस Al2 में। ठीक है, समझ आ गया? हाँ बच्चों समझ आ गया ना? ठीक है, इतने प्रेजेंट है। और 102 ग्राम Al2O3 में कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस होंगे? 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तो 0.051 इंटू 10 की पावर मतलब 0.051 जो मैंने यहाँ पे लिखा 0.051 ग्राम Al2O3 में कितने नंबर ऑफ मतलब एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे? ये होंगे, है ना। तो अब है नंबर ऑफ आयंस 102 ग्राम में इतने आयंस हैं, तो 0.051 ग्राम में। अबे यार बस सिंपल समझ लेना, इतने में इतना है तो 0.051 में क्या होगा? बस डिवाइड में ले जाओ। जैसे मैंने 8th क्लास में तुमने फॉर्मूला तो पढ़ा था ना। अब देखो 102 ग्राम में अपॉन में 12.044 इंटू 10 की पावर 23 वो है क्या है? आयंस। ठीक है, तो 0. ये मास है तो यहाँ पे मास 0.051 में कितने होंगे? y1, है ना। तो अगर हम इसे यहाँ ले जाएं और इसे यहाँ ले जाएं तो क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू 0.051 इंटू 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में जो भी ये 102 इसका जो भी मास होएगा। तो इसके नंबर ऑफ क्या आयंस फाउंड हो जाएंगे कि कितने प्रेजेंट हैं?
0.51 में 102 ग्राम में इतने एल्यूमिनियम के हैं, तो इतने ग्राम में एल्यूमिनियम के कितने होंगे। मैथमेटिकली मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ से। और तुम कट कटा के जो भी आंसर आएगा, कट कटा के जो भी आंसर आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। तो होप करता हूँ आज आपको ये सवाल समझ आया होगा, है ना, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था तो नहीं देखे होंगे। दिल वाले बनते हैं ना ज़्यादा, आज बता दिया उन्होंने कितने दिल वाले हो। तो आज के चैप्टर यहीं पे हमारा एंड होता है। अगर फिर से क्वेश्चन समझाना है तो फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। नंबर ऑफ आयंस फाउंड करने थे, इसमें कितने हैं। तो पहले हमने पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाला, फिर उसमें से बताया कि एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं, इतने आयंस हैं। नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया। पूरे मॉलिक्यूल में कितने आयंस हैं, इतने आयंस हैं, पूरे मॉलिक्यूल में इतने आयंस हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया 102 ग्राम में इतने आयंस हैं। तो 0.0551 में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो ये यहाँ गया, ये यहाँ आके उल्टा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा आंसर। कैलकुलेटर से करना, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो होप करता हूँ आपको आज का जो भी है समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा मेरी वीडियो, प्लीज़ हमको ऐसी सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। और बड़ी गर्मी में बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा दया खा लिया करो यार। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा थोड़ा सा आसान चैप्टर है, वो हम आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके आइएगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।